हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैट्रिक पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिले के लिए जतन करने लगी, लेकिन वालिद साहिब मेरी शादी करना चाहते थे, लिहाजा आगे पढ़ने की इजाज़त ना दी। यूं ही साल गुजर गया, शादी हुई और ना दाखिला लिया। अब वालिद को भी एहसास हुआ कि शादी तो जब ही होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ लेगी तो आगे तालीम इसके काम आएगी। नए साल उन्होंने कहा कि बेटी आगे पढ़ना चाहती हो तो दाखिला ले लो, अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर तालीम को खैर बात कह देना। मैंने ये भी मंजूर कर लिया कि आगे जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। चंद दिनों में कॉलेज में कई लड़कियां सहेलियां बन गई। वजह यह थी कि हर वक्त उनको हंसाती रहती थी, तभी वो मुझे पसंद करती थी। ताहम मैंने कभी किसी पर अपने दुख जाहिर ना किए। किसी दिन जरा खामोश बैठ जाती तो उनको फिक्र हो जाती कि आज मुझे क्या हुआ है। फिर सब लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती कि क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या घर में कोई बात हुई है। तब मैं ना चाहते हुए भी हंस देती थी। दिन निहायत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस में कॉलेज जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह ना होती तो लड़कियां खड़े होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। जरा सा झटका लगता गिर जाती। मुसाफिर मुझ पर बनते और लड़कियां भी मजाक उड़ाती। ऐसा कई बार हुआ। इत्तेफाक से एक नौजवान ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस बस स्टॉप पर मैं खड़ी होती थी, ये नौजवान भी इसी वक्त इसी बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दिया करता था। वो यहाँ से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी वो लड़का मुझ पर तवज्जो मज़कूर किए रखता है। वो एक खूबरू, खुश लिबास और खुशहाल शख्स था। किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगता था। मैं उसकी तरफ देखने से गुरेज करती, फिर भी उसकी निगाहें मुझको अपनी तरफ तकती महसूस होती। स्टॉप पर उसकी वजह से भी उलझन में मुब्तला रहने लगी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होती। तभी मैंने बुर्का लेना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो स्टॉप के सामने से गुजरता था। दिन यूं ही गुजरते रहे। मैंने इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी, लेकिन रोजाना वो मेरे करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी उसकी बात का जवाब ना दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थी। धूप बहुत तेज थी। तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। ये स्टेशनरी की दुकान थी, जहां से हम कापियां, रजिस्टर और किताबें वगैरह खरीदते थे। लड़कियां खुश गप्पियों में मसरूफ थीं कि दुकानदार की आवाज पर सब चौंक गए। वो कह रहा था कि आप में से जिसका नाम शाहीन है, उसका फोन आया है, सुन लें। शाहीन तो मेरा नाम था। तभी मेरा रंग जर्द हो गया। मैं चुप रही। तभी मेरी साथी लड़की बोली, फोन किसी लड़के का है? आ लड़की का? जी, कोई लड़की बोल रही है। मैं हैरान थी कि ये कौन सी दोस्त है। अभी मैं फोन पर उलझ रही थी, वो साहिब भी इसी दुकान पर आ गए। मैंने फोन पर बात करते हुए किताबें और ऐनक काउंटर पर रख दी थी। बड़ी देर बाद मुश्किल से इस नामालूम सहेली से पीछा छुड़ाया। फोन बंद किया ही था कि बस आ गई और सब लड़कियां दौड़कर उसमें सवार हो गई। घबराहट में मैंने अपनी एक किताब और ऐनक काउंटर पर छोड़ दी, बस की तरफ तेज कदमों से चल दी। दूसरे दिन दुकान वाले से अपनी किताब और ऐनक का पूछा। मालूम हुआ वही नौजवान मेरी चीजें उठा ले गया था। इसने दुकानदार से कहा कि मैं शाहीन का क्लास फेलो हूँ, उसे दे दूंगा। अगले रोज में फिर दुकान में गई और कहा कि क्या उन साहिब ने मेरी चीजें लौटाई हैं। इसने कहा, हाँ, ये लीजिए। आपको नहीं दे पाए तभी वापस यहाँ रख गए हैं। मैंने अपनी चीजें उठा ली। घर लाकर किताब खोली तो इसमें एक शेर दर्ज था। अगले दिन फिर मैं दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि ये कागज मेरी किताब में जिसने रखा था, इसी को दे देना और कह देना कि मुझे इस किस्म के अशार से कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकानदार ने कहा, इसका नाम सरूश है, वो मेरा दोस्त है। मैं उसे दे दूंगा और तंबी भी कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, वो आइंदा ऐसी हरकत ना करेगा। ये कहकर उसने पर्चा रख लिया। मेरे साथ अकीला थी।
बोली, शाहीन, इसको मत ठकराओ, कितना अच्छा लगता है वो खूबसूरत आंखों वाला। मैं तो इस पर मरती हूँ। मैंने जवाब दिया, तुम मरती हो तो मर जाओ, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसके बाद वो रोजाना मुझे इस दुकान पर फोन करने लगा। अकीला मेरी बजाय खुद दुकान पर जाकर उसका फोन सुनती, मैं इसे मना करती लेकिन वो ना मानती। एक दिन मैंने फोन इससे ले लिया और कहा कि खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इस पर वो बोला, मेरी एक बात सुन लो, मुझे अपनी माँ की कसम में तुमको कभी धोखा ना दूंगा। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हारे सामने बस के नीचे सर दे दूंगा। इस बात से मैं घबरा गई। तमाम रात मेरी सोचों में गुजर गई। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। क्या कॉलेज जाना छोड़ दूं? वो रोजाना फोन करता और अकेला इसका फोन सुनकर उसके पैगामात मुझे देती। फिर उसने मेरा पर्सनल नंबर भी इसे दे दिया। तब मैं अपनी दोस्त से नाराज हो गई और इससे बातचीत बंद कर दी। जब मैंने इसके फोन ना सुने तो वो मेरे कॉलेज के रास्ते में आने लगा। मैंने तंग आकर एक रोज रोड पर ही उसे बुरा भला कहा और सख्ती से बात की। एक तरफ वालिद साहब का डर और खानदान की इज्जत का सवाल था, तो दूसरी जानिब ये जुनूनी इंसान था। एक दिन फोन उठाया तो सरोश ने खुदा का वास्ता देकर कहा कि फोन बंद ना करना। पहले मैं सख्ती से जवाब देती थी, इस रोज मिन्नत भरे लहजे में बोली, देखो सरोश, तुम जो भी हो मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग ना करो। मेरी बहुत मजबूरियां हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए इजाजत मिली है। वालिद साहब को इल्म हो गया तो वो दूसरी कोई बात न करेंगे, बस मुझे कॉलेज से हटा देंगे और मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं एक बुर्का नशीन लड़की हूँ, इससे मेरे घर वालों के माहौल और मिजाज का अंदाजा कर लो। तुम किसी और लड़की से दोस्ती कर लो मगर मुझे तंग मत करो। तुम्हें अपनी अम्मा का वास्ता, बात को यहीं खत्म कर दो। इसने कहा, मैं तुमको हासिल करना चाहता हूँ। मुझे ही क्यों? और भी तो इतनी लड़कियां मेरे साथ होती हैं। तुम बुर्का लेती हो, बाहिया हो इसलिए, तभी मुझे बदनाम करने का सामान कर रहे हो। मैं तुमको हासिल होने वाली नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इंसान कोशिश तो करता है। मैंने फोन बंद कर दिया। ये मेरी इसके साथ पहली तफसीली बातचीत थी। अगले रोज कॉलेज के लिए निकली तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पछता रही थी कि खामखा ही इस शख्स से बात की। सोचा कि आज अपने स्टॉप के बजाय अगले स्टॉप पर खड़ी हो जाती हूँ और वहां से बस ले लेती हूँ। मैं अगले स्टॉप की तरफ चलने लगी। थोड़ी ही चली थी कि हिम्मत जवाब देने लगी। तभी अकीला आती दिखाई दी। हालांकि हमारी बातचीत बंद थी, लेकिन इसे देखकर फिर भी हौसला हुआ। सोचा वापस इसी के साथ अपने वाले बस स्टॉप पर पलट जाती हूँ। अगला स्टॉप तो काफी दूर है। इससे पहले कि मैं बात करती, वो खुद मेरी तरफ आ गई। कहने लगी, आज इधर किधर जा रही हो? मैं चुप थी, कोई बात बन ना पा रही थी। कॉलेज की बस के पीछे दौड़ी मगर वो निकल गई। इसने बाल की खाल नहीं उतारी और मेरे साथ हुई। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उसे जा लगा और वो सड़क पर गिर गई। किताबें कहीं तो जूते कहीं। मैं इसे उठाने को झुकी। आसपास ट्रैफिक चल रहा था, सुबह का वक्त था। लोग दफ्तरों और तालिब इल्म स्कूल को जा रहे थे। इसको ज्यादा चोट लगी थी और वो भी सर में। उससे होश ना रहा था। मैं इसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से आसपास देखने लगी। लोग हमारे आसपास इकट्ठे होने लगे। सरोश भी उन लोगों में दिखाई दिया। हुजूम में इसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। मेरी घबराहट में कमी हो गई। उसने आगे बढ़कर अकीला को बाजुओं में उठा लिया और किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने मेरी दोस्त को कार की सीट पर लिटा दिया। तुम आगे बैठ जाओ शाहीन, देर मत करो।
सरोश ने किसी अपने की तरह मुझे मुखातिब किया और मैंने एक मामूल की तरह इसके हुक्म की तामील की। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। तमाम रास्ता इसने कोई कलाम न किया। गाड़ी चलाता रहा और हम करीब तरीन अस्पताल पहुंच गए। अकीला को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने अकीला के घर वालों को फोन करके एक्सीडेंट की इत्तला दी। जब तक इसके घर वाले आए, सरोश मौजूद रहा। सब भाग दौड़ खर्चा इसने किया था। किसी अपने की तरह मामले को संभाला। इस रोज ही इसने मुझे बताया कि इसने अकीला को बहन बनाया हुआ है, तभी इसके साथ फोन पर बात करता था और राब्ता में रहने की वजह में ही थी। मैं समझी थी कि पहली बार सरोश ने मेरा चेहरा अस्पताल में देखा है, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे इसने बताया कि वो दौर से हमारा रिश्तेदार है और एक शादी में उसने मुझे देखा था, तभी से पसंद कर लिया था। इसके बाद से ही वो इस बस स्टॉप की तरफ से गुजरने लगा था। ये वो रिश्तेदार थे जिनके घर हमारे बुजुर्ग तो आते जाते थे, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए थे और न कभी उनका घर में तस्करा होता। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि सरोश के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो इसको एक ऐसे आवारा मिजाज नौजवान के रूप में देख रही थी जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छेड़खानी के चक्रों में रहते हैं। जब अकीला के वालिदैन आ गए तो इसने जाने की इजाजत ली। मुझे भी जाना था, कब तक अस्पताल में ठहरती, लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने सरोश से कलाम नहीं किया और न ये कहा कि मैंने भी जाना है। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 15 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं अकीला को देखने अम्मा के साथ शाम को आऊंगी। अभी मेरे घर वालों को इल्म नहीं है कि मैं कॉलेज के बजाय अस्पताल में हूँ। आंटी बोली, बेटी तुम अकेली घर चली जाओगी या तुम्हारे अंकल तुमको छोड़ने जाएं? अंकल का इस वक्त यहाँ मौजूद रहना जरूरी है। मैं चली जाऊंगी, रिक्शा ले लूंगी, अब फिक्र ना करें, मैं घर पहुंचकर फोन कर दूंगी। वो भी बहुत परेशान थी, अभी अकीला को होश नहीं आया था। सड़क पर उसका सर जोर से हिट हुआ था, सो वो अभी तक बेहोश थी। उन्होंने मुझे अकेले जाने की इजाजत दे दी। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर सरोश को मुंतजिर पाया। इसने कहा, बुरा ना मानो तो तुम्हें तुम्हारे घर आ कॉलेज, जहां कहो ड्रॉप कर देता हूं। मैंने जरा देर सोचा। कॉलेज का वक्त तो निकल गया था। अल्लाह पर भरोसा करके इस पर भी भरोसा कर लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप कर दे, मैंने कहा। शुक्रिया मेरी इज्जत अफजाई का, वो बोला और गाड़ी चला दी। पहली बार किसी अजनबी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। इसकी तो मुराद बर आई थी, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। कुछ गर्मी और कुछ खौफ से पसीने में नहा गई थी। निकामों पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने थूक निगलते हुए सवाल किया, आप किधर से जा रहे हैं? हम पेशावर से जा रहे हैं, उसने जवाब दिया और हंस पड़ा। फिर बोला, खातिर जमा रखो, क्यों डर रही हो? मैं तुमको भगा कर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। रस्ते में 2-4 मुख्तसर बातें हुई। उसने मुझे अपनी रिश्तेदारी के बारे में समझाया कि इसके दादा और मेरे दादा आपस में कजिन होते थे और जब हम छोटे थे तो उनकी एक दूसरे से मुलाकात और आना जाना होता था। शादी ब्याह खुशी गमी में शरीक होते थे, मगर तीसरी नस्ल के आते आते ये मुलाकातें बाकी नहीं रही हैं। अकीला को ठीक होने में 1.5 माह लग गया। 2 माह बाद इसने दोबारा बाकायदगी से कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। इसकी गैर मौजूदगी का यह अरसा मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। कॉलेज में दिल ही ना लगता था। इस अरसे में 3 बार मैं अम्मा के साथ इसके घर इयादत को गई। इसका घर हमारे घर से अगले मोहल्ले में था। इस वाकया के बाद से जब मैं अकेली कॉलेज जाती थी तो चंद बार सरोश बस स्टॉप पर आया और मुझसे गाड़ी से उतरकर बात की। कहा कि मैं तुमको कॉलेज छोड़ देता हूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं रोज तो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकती। इसके बावजूद वो रोज कॉलेज के वक्त पर गाड़ी बस स्टॉप के नजदीक खड़ी रखता था, मगर मैं बस पर ही कॉलेज जाती रही। जब वो दिखाई देता तो हया से मेरी बुरी हालत हो जाती। जब अकीला ठीक होकर कॉलेज आने लगी तब इसके तवस्सुत से आहिस्ता आहिस्ता हिजाब के पर्दे सरकने लगे।
वो मुझे जबरदस्ती खींचकर उसकी गाड़ी में ले जाने लगी। मेरी तरफ से भी मुज़ाहमत में कमी आ गई थी। वही हुआ जो इस उम्र में अक्सर होता है। मैं और अकीला कॉलेज के बाद सरोज के साथ तपती दोपहरों में पार्कों में, जब वहां कोई ना होता, जाकर बैठ जाते। अकीला सरोज से ज्यादा और मैं कम बात करती। मेरे दिल में भी सरोज के लिए पसंदीदगी के जज्बात ने जन्म ले लिया था। वो कहता कि कभी तुम अकेले में मेरे साथ सिर को चुलू, लेकिन मैंने उसकी ये बात कभी ना मानी। इसने अहद किया कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपने वालिदैन को मेरे वालिदैन के पास रिश्ते के लिए लेकर आएगा। इस तरह इसने मेरे दिल में उम्मीद की जोत जला दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसे गर्मियों की छुट्टियों की खबर सुनाई थी तो उसकी आंखें भीग गई थीं। फिर जब मैंने इसे आखिरी दिन बताया कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो इसने कहा कि मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से चंद कदम आगे है। इस बार फाइनल इम्तिहान के बाद मैं कॉलेज छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा FSC मुकम्मल हो जाएगा। फिर न जाने हम कब और कैसे मिले। आज पहली बार मेरा दिल उसकी जुदाई के तस्वुर से घट रहा था और फिर हम 2 माह के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये 2 माह 2 साल बनकर गुजरे। जब छुट्टियां खत्म हो गई तो मैं उससे कॉलेज से बाहर वाली स्टेशनरी की दुकान पर मिली। उसने जज्बात से मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा कि मैं वालिदैन के पास गांव जा रहा हूं, ये बताने कि मैंने शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो हमारी रिश्तेदार है। मैं जल्द इनको रिश्ते के लिए तुम्हारे वालिदैन के पास लाऊंगा। वो चला गया। मैं इसकी जुदाई में तड़प तड़प कर रोई, मगर क्या कर सकती थी। अकीला के जरिया इसके खत मिल जाते जिससे दिल को तसल्ली हो जाती। फिर अचानक इसके खत आने बंद हो गए। एक दिन अकीला ने बताया कि सरोज आ रहा है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। इसके बाद वो कई बार मिला। वही चाहत थी, लेकिन हम बहुत थोड़े वक्त के लिए मिलते थे। अकीला साथ होती थी, यूं दिल की बातें दिल ही में रह जाती। कभी कभी मुझे इसकी नीयत पर शक होता, फिर खुद को तसल्ली देती कि नहीं, इसने अहद किया है तो जरूर निभाएगा, अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए लेकर आएगा। कॉलेज के 4 साल पूरे होने को थे। अब मुझे घर बैठ जाना था। ये वक्त मेरे लिए इंतहाई तकलीफदेह था। मुझे मालूम था कि मैं घर बैठ जाऊंगी तो मेरे रिश्ते आने लगेंगे और तब मैं वालिदैन को रोक ना सकूंगी। वो किसी ना किसी को पसंद कर लेंगे और मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि वालिदैन को अपनी पसंद से आगाह कर सकूं, सरोज के बारे में बता सकूं। आखिर वही हुआ। एक रोज अम्मा ने कहा कि बेटी, तुम्हारे मामू तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब दिया, अम्मा मैं अभी शादी ना करूंगी। वो बोली, क्यों? क्या वजह है? शादी तो हर लड़की को करना होती है। तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दो, मगर ख्याल रहे खानदान से हो। खानदान से बाहर किसी गैर से रिश्ता तुम्हारे वालिद को कबूल ना होगा। अम्मा, अगर कोई रिश्ता मेरी पसंद का हुआ तो वो किसी रिश्तेदार घराने से ही होगा। आप इस बात की फिक्र ना करें। मैंने इतना तो बता दिया, ये नहीं बताया कि वो लड़का कौन है। एक काश तभी बता देती तो अम्मा उन लोगों से खुद ही राब्ता कर लेती। कुछ दिन गुजरे तो मामू मुमानी आ गए। अम्मा ने फिर मुझे कहा कि ये तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। तुम्हारा मामूजाद शकील इंजीनियर है, ये बार बार आएंगे। मैं क्या जवाब दूं? अम्मा कह दिया ना कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अम्मा ने मुझे डांट दिया। कब तक मैं तुम्हारे मामू को इंतजार करवाऊं? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उधर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, उधर खानदान से कई और रिश्ते आ रहे हैं। मुझे अब कहीं तो हाँ करना होगी। मैं सारा दिन रोती रही, समझ में ना आता कि क्या करूं। अकीला के घर जाकर सरोज को फोन किया। शायद उनके वालिद उठाते थे। भारी सी मर्दाना आवाज सुनकर मैं रिसीवर रख देती। उनसे क्या कहती? घर आकर खूब रोती। बार बार ख्याल आता कि खुदा जाने सरोज ने क्यों राब्ता खत्म कर दिया है। खुदा करे वो खैरियत से हो। वो अगर चाहता तो अपने वालिदैन को लेकर हमें घर आ सकता था, फिर उसने अपना अहद क्यों पूरा नहीं किया?
बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब हर दिन इसी आस में गुजरने लगा कि शायद आज वो आ जाए, लेकिन इसकी कोई खबर न थी। अब जो रिश्ते आते मैं शिद्दत से इनकार कर देती, यहाँ तक कि मेरे सर में सफेद बाल आने लगे, चेहरा मुरझा गया। सरोज को ना आना था, ना आया। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन मेरी जिद से मजबूर होकर खामोश हो गए। वालिद ने मुझे बीएड करने की इजाज़त दे दी। मैंने बीएड की तालीम मुकम्मल कर ली और एक स्कूल में टीचर लग गई। जिंदगी ऐसे ही बेकैफ गुजर रही थी। दिल में सरोज से नाराज जरूर थी, मगर इसके लिए रोज नफल पढ़कर दुआ करती थी कि खुदा करे वो सरफराज हो और उसे हर जगह आला मकाम अता रहे। बस यही दुआ थी जो मेरे लबों से इसके लिए निकलती थी। अकीला की शादी हो गई और वो बया कर अपने घर चली गई। इसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी और वो खुश और खुर्रम थी। शादी के बाद हम काफी मुद्दत ना मिल सकी। मैंने अपनी वीरान जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन सरोज की याद को दिल से दूर ना कर सकी। ख्यालों में इससे शिकायत करती कि क्या मेरी वफाओं का यही सिला है। मैंने तो माँ बाप की नाफरमानी की, तुम्हारी खातिर रिश्ते रद्द करके तुम्हारा इंतजार किया और तुमने पलट कर खबर भी ना ली। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत तो पाकीज़ा थी, फिर क्यों मुझे ऐसी कड़ी और लंबी सजा मिली? मैं तो अब भी खुद को सरोज की अमानत समझती थी कि शायद वो किसी दिन आ जाए और मेरे वालिदैन से रिश्ता मांग ले। एक रोज मैं स्कूल से लौटी तो अकीला मेरे घर आई हुई थी। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मुद्दत के बाद वो मिलने आई थी, लेकिन अकेली नहीं, 3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मन मोहने से बच्चों के साथ। मैंने लपक कर उनको गिले लगाया, प्यार किया और कहा, अकीला तो इतनी खूबसूरत तो नहीं, फिर ये परीज़ादे कहाँ से ले आए? तुम्हारे बच्चे तो बड़े खूबसूरत हैं। वो बोली, ये अपने बाप पर गए हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा भाई, बड़ी लकी हो। ऐसा कहते हुए मुझे सरोज याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे मेरी किस महरूमी ने अफसुर्दा कर दिया है। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद कहने लगी, शाजिया, कभी सरोज ने तुमसे राब्ता किया? इसका कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। क्या तुमसे राब्ता किया उसने कभी? नहीं, लेकिन। ये कहकर उसने चुप साध ली। लेकिन किया? कोई बात है तो बता दो मुझे, छुपाना मत। तुमको अपने बच्चों की किस्म, मैं बहुत तकलीफ में हूं। जानती हो कि इंतजार की अजियत कितनी ज्यादा होती है। जानती हूं, लेकिन जो बात है वो तुम सुन ना सकोगी। मैं हर बात के सुनने का हौसला रखती हूं, चाहे कितनी ही तकलीफ दे बात क्यों ना हो, मगर इस अजियत से कम होगी जो इंतजार की अजियत में से रही हूं। तभी इसने बताया, शाजिया, मेरे शौहर जिस बैच में थे, सरोज भी इस बैच में थे। सिलेक्शन हुआ, फिर जब कारगिल की जंग हुई तो महाज पर दोनों साथ थे। अल्लाह ताला ने शकील की जिंदगी सलामत रखी, मगर सरोज ने शहादत पाई। मैं तुमको ये खबर नहीं दे सकी क्योंकि मुझ में हौसला ना था। सरोज ने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन से बात भी कर ली थी, वो भी राजी थे, मगर जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत ना दी कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आते। अब सरोज शहादत के रुतबा पर आला मकाम पा चुका है और अल्लाह ताला ने ऐसी इसे सरफराजी अता की है जिससे बड़ी सरफराजी और कोई नहीं। वतन की सरहदों पर हिफाजत करते हुए इसने जाम शहादत नोश किया है। ये खबर जब मैंने सुनी तो सकते में आ गई। होश न था कि खुशी के इस एहसास में डूब जाऊं कि सरोज बेवफा न था, बल्कि इसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।